नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और विज़न IAS का जो टेस्ट नंबर 7 है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था से। तो यहाँ पर देख लेंगे पहला क्वेश्चन हम लोग। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार हस्तक्षेप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इस योजना का उद्देश्य उन खाद्य फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है जिनका भारत विदेशों से आयात करता है। फिर दूसरा है कि MIS के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में नेफेड द्वारा एक निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर पूर्व निर्धारित मात्रा की खरीद की जाती है। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के राजस्व व्यय के भाग हैं। तो यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है कि परिसंपत्ति निर्माण हेतु राज्य सरकार को दिया गया अनुदान। फिर दूसरा है विधवाओं को दी जाने वाली सब्सिडी और पेंशन। फिर है कि राफेल विमान की खरीद। और दूसरा है कि चौथा है कि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज का भुगतान। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट देखेंगे। 3 नंबर कह रहा है कि सीमांत स्थायी सुविधा और सांविधिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि MSF वह दर होती है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले RBI से एक रात के लिए धन उधार ले सकते हैं। फिर दूसरा है कि SLR बैंक ऋण का कुशलतापूर्वक उपयोग करके माफ कीजिएगा घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का एक साधन है। फिर तीसरा है कि MSF को हमेशा रेपो रेट से अधिक निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड समझौते के कारण हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे और लिखा है कि विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए ये तो 1995 में हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। तो जब 2 गलत हो गए तो आपके पास सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। माफ़ कीजिएगा, अभी 2 ऑप्शन आपके पास बचे, 2 एलिमिनेट। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और फिर बचा है आपके पास विश्व आर्थिक मंच। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच भी नहीं होगा इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 5 नंबर में लिखा है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि असंगठित क्षेत्र के किसी उद्यम में कार्यरत कामगारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। फिर लिखा है भारत में असंगठित कामगार पद को सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। फिर 6 में कह रहा है कि वेब 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि वेब 5.0 सरकार या किसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा सेंसरशिप किए जाने के जोखिम के बिना इंटरनेट की परिकल्पना करता है। फिर दूसरा है कि वेब 5.0 उपयोगकर्ताओं को उनकी पहचान और डेटा को स्वामित्व प्रदान करेगा। तो 6 का हो जाएगा सी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। साथ में WTO के बारे में बात हो रही है और कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि WTO के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को बिना किसी वित्तीय सीमा के बढ़ाया जा सकता है। फिर लिखा है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत प्रदान की जाने सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक भारत के आंतरिक ऋण के भाग हैं। तो लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियाँ, दिनांकित प्रतिभूतियाँ, बाजार स्थिरीकरण योजना बॉन्ड्स और NRI जमाएं। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखेंगे। 9 में कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंक दर में वृद्धि करता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो पहला है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया गया ऋण सस्ता हो जाएगा। दूसरा है कि यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम कर देगा। तो देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, पहला कथन गलत है यहाँ पर। और 10 में कह रहा है कि करेंसी जमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और
उनके द्वारा बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा का अनुपात है। फिर इसमें लोगों को तरलता अधिमान प्रतिबिंबित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 11 में कह रहा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा कि FRBM अधिनियम RBI द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। फिर दूसरा है कि FRBM अधिनियम के अंतर्गत नियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को समाप्त करना है। तो 11 का हो जाएगा एक, केवल पहला कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 12 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 12 में हो जाएगा ऑप्शन डी, SDR का मूल्य दैनिक रूप से बाजार विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 13 में कह रहा है कि बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो इसको पढ़ लेंगे। तो वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों में से प्रत्येक दिन को संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग करता है। फिर लिखा है कि बेरोजगारी को मापने वाला सामान्य स्थिति दृष्टिकोण रोजगार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव का पता लगाने में विफल रहता है। नेक्स्ट देखेंगे। 14 में कह रहा है कि अधिकरणों और उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना संविधान द्वारा की जाती है, जबकि अधिकरणों को केवल संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय की तरह अधिकरणों को भी केवल न्यायिक सदस्य होते हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि अधिकरणों और उच्च न्यायालयों दोनों के पास निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियम कानूनों का उपयोग करने की शक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। लिखा है स्थानीय क्षेत्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इन्हें स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बचतों को जुटाने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। फिर दूसरा है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण लक्ष्य स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 16 में लिखा है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह NIC क्लाउड मेघराज पर स्थापित एक कार्य प्रवाह प्रणाली है। फिर दूसरा है कि यह राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। 16 का सी ऑप्शन होगा, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। 17 में कह रहा है कि भारत खाड़ी देश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पिछले 15 वर्षों में भारत के कच्चे तेल के कुल आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 80% से अधिक रही। फिर लिखा है कि पिछले 5 वर्षों में सऊदी अरब इस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार रहा। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो अभी आपने अगर हो तो वो रशिया है जो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है कच्चे तेल के लिए, तो यह गलत हो जाएगा। और अमेरिका अगर उस तरह से संपूर्ण व्यापारिक भागीदारी देखेंगे तो वह है आपका अमेरिका। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण में घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत प्राप्तियों की उस राशि को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सरकार के वास्तविक उपयोग व्यय हेतु किया जाता है। सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे और निवल ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। 19 में लिखा है कि जब उनके लिखे अभंगों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई तब वे लगातार 13 दिन तक शिला पर बैठे रहे। जात विहीन समाज के बारे में उनका संदेश और रीति रिवाजों का उनके द्वारा खंडन एवं एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। यह वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह निम्नलिखित किस व्यक्तित्व को संभावित विवरण है। तो 19 का हो जाएगा सी, तुकाराम का। नेक्स्ट देखेंगे। 20 में कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है। तो लिखा है कि वासेनार व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, और उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया समूह, फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण समूह। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन
ए केवल इसका यह सदस्य नहीं है। 1, 3, 4 का। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है व्यय विधि के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारकों पर ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अंतिम घरेलू उपभोग व्यय, मध्यवर्गीय वस्तुओं पर व्यय, और 3 में है कि अंतिम पूंजीगत व्यय, और फिर 4 है बेरोजगारी भत्ता पर सरकारी खर्च। तो यहाँ पर सही कथन बताना है और हो जाएगा आपका 1 और 3 अंतिम घरेलू उपभोग व्यय और अंतिम पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, उसके सामने लिखा है उद्देश्य की शून्य अथवा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाकर गरीबी कम करना। फिर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना। फिर 3 है कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो हम इसका जो सही आंसर है वो देखेंगे और यहाँ पर केवल तीसरा कथन ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ 23 में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो लिखा है कि सकल, सीधे हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर होगा कि ऑप्शन बी, इसमें घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की गणना नहीं की जाती। तो नहीं, इसमें गणना की जाती है, चाहे वो विदेशी हो या कोई भारत का नागरिक हो, अगर वो देश राज्य के अंदर किसी सीमा के अंदर जो भी वो अपनी संभावित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन मूल्य होता है उसको अर्जित कर रहा है तो वो जीडीपी में गणना की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, 24 में कह रहा है भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1950 के दशक में आरंभ हुई थी। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 60 और 70 के दशक में हुई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। हाँ, तो गलत ही पूछ रहा है। और उसके बाद है अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों के उपयोग में वृद्धि की विशेषता। तो हाँ, यह कथन सही है बिल्कुल। तो जहाँ पर सही है तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। गलत पूछना, और हाई यील्ड वैरायटी के बीजों ने भारत की सिंचाई की आवश्यकताओं को काफ़ी कम कर दिया। तो नहीं, इनको पानी की ज़रूरत थी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 3 कथन गलत हैं। 25 में लिखा है कि सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह वास्तविक जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी का अनुपात है। फिर दूसरा है कि सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकी की गणना में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं का भारांश उनके उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न होता है। तो देखिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 26 नंबर में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बेरोजगारी दर को श्रम बल में रोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर दूसरा है कि कामगार जनसंख्या अनुपात को कुल जनसंख्या में कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 26 का हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 27 में कह रहा है कि तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने में मदद करता है। फिर दूसरा है कि पारंपरिक दानेदार यूरिया की तुलना में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 10,000 गुना अधिक होता है, एकदम सही है। फिर लिखा है कि इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ़को द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और पेटेंट कराया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, तीनों ही कथन सही हैं। और तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में इस बार काफ़ी प्लांट लगे हैं, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन भी किए गए हैं। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। एक गुजरात में और एक उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। 28 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से संकुचनकारी राजकोषीय नीति के संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो लिखा है कि वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए उनकी कर दरों में कमी करना, ठीक है। फिर लिखा है कि रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी में कमी करना, अवसंरचना विकास पर किए जाने वाले सरकारी व्यय में वृद्धि करना। तो यहाँ पर 28 का हो जाएगा, केवल दूसरा ही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 29 नंबर में लिखा है कि नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि यह जमा का वह प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना होता है। तो अपने पास नहीं बल्कि आरबीआई के पास। फिर लिखा है कि गैर वित्तीय कंपनियों को इस आरक्षित आवश्यकता के दायरे से बाहर है। तो यहाँ पर दूसरा कथन हो जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं करती हैं, मांग जमा ये नहीं करती हैं, तो इसलिए इनको यह नहीं रखना होता है।
30 में कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी विदेशी वस्तु की खरीद की लागत में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 31 में कह रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि सीपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है और इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला गलत है कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों को रखा जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण के में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके बजट की, और देख लेंगे तो विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, ट्रेजरी बिल की बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा लिया गया उधार, और फिर है कि प्रत्यक्ष कर का संग्रहण और विनियोग, और ऋणों और अग्रिमों की वसूली। तो 3 गलत हो जाएगा, 1 2 4 सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा गुणक पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वोत्तम वर्णन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यह किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा के स्टॉक का अनुपात है। नेक्स्ट देखेंगे। 34 में कह रहा है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो 34 का बहुत ही सरल क्वेश्चन, और वह जोड़ता है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे। 35 में कह रहे हैं कि भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोयला, यूरेनियम, सोना, लोहा, अयस्क, यह सभी ऑप्शन सी। 36 में देखेंगे। राकेश जूता बनाने वाले एक कारखाने में मजदूर था। कारखाना जिस क्षेत्र में स्थित था उसे एक जूता बनाने में विशेषज्ञ विदेशी कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। जूता बनाने और डिजाइन करने के लिए मशीनों को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था तथा उस क्षेत्र में निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए थे। यह देखा गया कि उन मशीनों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर का विशेष ज्ञान और संख्यात्मक योग्यता की आवश्यकता थी, जो राकेश में नहीं थी, और इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वह बेरोजगार हो गया। तो देखेंगे यह किस तरह की बेरोजगारी है। तो वह है आपका स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट देखेंगे। 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम बल के अनियतीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यह स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार से अनियत वेतन की ओर जाने की प्रक्रिया है, ऑप्शन यहाँ पर होगा डी। 38 में कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आधिकारिक वर्गीकरण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 38 का हो जाएगा सी, निवेश और वार्षिक टर्नओवर का। नेक्स्ट देखेंगे। सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विश्व बैंक इस संधि का गारंटी करता है। नेक्स्ट देखेंगे। 40 में कह रहा है किसी एकल निवेश समूह द्वारा किया गया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी में X% से अधिक नहीं हो सकता। तो इससे अधिक निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। X का मान होगा, तो यहाँ पर होगा X का मान 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। भुगतान संतुलन के संदर्भ में बढ़िया क्वेश्चन, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है किसी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक निश्चित अवधि के दौरान निवासियों और गैर निवासियों के बीच लेन देन शामिल होता है। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि भुगतान संतुलन साम्यावस्था वाले एक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। तो देखिए दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही, ऑप्शन ए होगा। तो आप चाहे तो भुगतान संतुलन, आपने वैसे नोट्स बनाए होंगे, यह जो कथन है पहला वाला उसको भी उसके आगे लिख सकते हैं। फिर 42 में कह रहा है भारत में निर्धनता के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर निर्धन का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो देखिए 42 का हो जाएगा सी, जो लोग लगातार निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
43 में कह रहे हैं कि हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। इससे यूरोप के सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इस संदर्भ में मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो लिखा है कि कृंतकों और प्राइमेट सहित कोई भी मंकी पॉक्स से संक्रमित हो सकता है और इसका प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 44 में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुद्रित रिपोर्ट कार्ड है। ये किसानों को 3 वर्ष में एक बार जारी किए जाते हैं जो मृदा की स्थिति को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अपेक्षित परिणाम है? तो लिखा है कि उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग, आयात बिल में कमी, सरकार के वित्तीय दबाव में वृद्धि और बेहतर भूमि प्रबंधन। तो 44 का होगा बी, 1, 2 और 3 सरकार के वित्तीय दबाव में वृद्धि या नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे 45 में कह रहा है कि राजमार्ग निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए हाइब्रिड यूनिटी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि इस मॉडल के अनुसार सरकार प्रथम 5 वर्षों में वार्षिक भुगतान के माध्यम से परियोजना लागत का 60% योगदान करेगी। फिर दूसरा कह रहा है कि HAM के अंतर्गत सड़क निर्माणकर्ताओं को उसके द्वारा निर्मित सड़क पर किए गए निवेश को टोल संग्रह के माध्यम से वसूल करने की अनुमति होती है। तो यहाँ पर 45 का देखिए कोई भी कथन सही नहीं है आपका, और यह हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, कुछ भी आप देख लीजिएगा इसको। भारत में पेटेंट अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 नंबर, और यहाँ पर जो होगा इसका आंसर होगा केवल पहला कथन यहाँ पर सही है, और लिखा है कि पेटेंट सरकार द्वारा पेटेंट कराने वाले को किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक वैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए जो यहाँ पर 50 वर्ष वाली जो कैप लगी हुई है, ये 50 वर्ष ना होकर यहाँ पर केवल 20 वर्ष है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा चुनाव में मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा में के चुनाव में खुली मतपत्र प्रणाली के आधार पर मतदान किया जाता है। फिर दूसरा है, यह कथन सही है आपका बिल्कुल, और किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधानसभा के सदस्य विधायिका या विधायक अपना मत केवल उस दल के अधिकृत एजेंट को अंकित करने के बाद दिखा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है, निर्दलीय विधायक अपना अंकित मतपत्र किसी भी दल के अधिकृत एजेंट को दिखा सकते हैं। तो नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 48 में कह रहा है कि नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फिनटेक फर्म है जो केवल डिजिटल रूप में उपस्थित हैं। फिर लिखा है इनके पास स्वयं का बैंक लाइसेंस नहीं होता। फिर तीसरा है, ये डेबिट कार्ड प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर तीनों ही कथन सही कर। फिर 49 में लिखा है कि कराधान की विभिन्न प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आनुपातिक कराधान प्रणाली के तहत आय में वृद्धि के साथ कर की प्रतिशत दर आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। फिर दूसरा है कि ये एक आनुपातिक आयकर प्रयोज्य व्यय योग्य आय के साथ साथ उपभोक्ता खर्च को सकल घरेलू उत्पाद में उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील मानता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं आपके। 50 देखेंगे, 50 में कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार निर्धारित करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि समाजवाद के तहत संसाधनों का वितरण लोगों की क्रय शक्ति पर आधारित माना जाता है। तो नहीं, लोगों की आवश्यकताओं पर माना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे 51 में कह रहा है कि लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह 2020 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। फिर दूसरा है कि इसके सचिवालय का प्रबंध विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। फिर 52 कह रहा है कि 1991 के सुधारों के पश्चात भारतीय कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के प्रतिशत हिस्से में निरंतर वृद्धि हुई। फिर दूसरा है कि घरेलू बाजार के लिए उत्पादन से निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर ध्यान केंद्रित हुआ। तो 52 का हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे
53 में कह रहा है कि ऋण के वित्त पोषण की एक विधि के रूप में मौद्रिक घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि मौद्रीकृत घाटा सरकारी घाटे का वह हिस्सा है जिसे पूरी तरह से आरबीआई से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। फिर दूसरा है कि मौद्रीकृत घाटे में अल्पावधिक वित्तीय लिखतों के साथ साथ दीर्घ अवधि प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं। तो 53 का हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मात्रात्मक उपकरण माने जाते हैं। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरह के उपकरण होते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, फिर उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुला बाजार परिचालन, और नैतिक दबाव। तो देखिए नैतिक दबाव तो यह गुणात्मक परिवर्तन हो गया, ना कि मात्रात्मक। तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 3 है तो ये गलत चला गया, ये चला गया। और उसके बाद है बैंक दर में परिवर्तन। तो ये सब आपके मात्रात्मक हैं, क्योंकि जैसे बैंक दर परिवर्तित होगी मुद्रा की आपूर्ति में मात्रा में कमी होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, 55 में कह रहे हैं कि लचीली विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इस प्रणाली में विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। फिर दूसरा है वर्तमान में भारत पूरी तरह से लचीली विनिमय दर प्रणाली अनुसरण करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते यानी कि ट्रिप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों पर लागू होता है। तो बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद है कि यह समझौता किसी पेटेंट के स्वामी की अनुमति के बिना उसके अनिवार्य लाइसेंसिंग और सरकारी उपयोग की अनुमति देता है। तो 56 का हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे 57 में कि मुद्राओं की परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि परिवर्तनीयता का तात्पर्य घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने की क्षमता। बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि वर्तमान में भारत में चालू और पूंजी दोनों खातों के लिए आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। तो देखिए जो इसका सही आंसर है, चालू खाते के लेन देन में भारतीय रुपए की पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि लिखा है कि वर्तमान में भारत में चालू और पूंजी, तो केवल चालू में लिखा हुआ है, पूंजी में नहीं। चालू खाते में यह परिवर्तनीय है, ना कि पूंजी खाते में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक आरबीआई के कार्य हैं। तो 58 का हो जाएगा कि देखिए यह देश की मुद्रा जारी करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ये भी सही है। यह अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। बिल्कुल सही। यह अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। आप जानते हैं यह बैंकों का बैंक है। तो ऑप्शन डी होगा। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 59 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले खुला बाजार परिचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसका तात्पर्य सरकार द्वारा जारी बॉन्ड्स की खुले बाजार में खरीद और बिक्री। एकदम सही। आरबीआई द्वारा बॉन्ड बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद अर्थव्यवस्था में उच्च शक्तिशाली मुद्रा वृद्धि करती है। तो यहाँ पर दोनों कथन ही सही होंगे। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड्स केवल मूलधन को, न कि ब्याज भुगतान को संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर दूसरा है कि मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड्स को सरकारी प्रतिभूति माना जाता है, इसलिए ये बैंकों की सांविधिक चलन निधि अनुपात आवश्यकताओं के भाग के रूप में रखे जाने के पात्र हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 61 में कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इसमें बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण शामिल हैं। फिर लिखा है इससे जानकारी प्राप्त होती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं।
62 में कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग हेतु उपलब्ध मात्रा को कम नहीं करता। फिर दूसरा है कि सार्वजनिक प्रावधान की आवश्यकताएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखिए 62 का हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है। नेक्स्ट 63 में कह रहा है कि मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 63 में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी का समय के साथ ह्रास नहीं होता। तो बिल्कुल गलत है, ये ह्रास होता है। 64 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा प्रारंभ सागरमाला पहल का घटक नहीं है। तो आप जानते होंगे, आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। तो गहरे समुद्रों का सर्वेक्षण और अन्वेषण यह इनका नहीं है। सागरमाला परियोजना जो है वह 1915 में अनुमोदित की गई थी और पत्तन संबंधी समग्र और संरचना का विकास करना और सब जितना है राजमार्गों का और हाईवेज का निर्माण करके पत्तनों तक सुनिश्चित करना है इनकी पहुंच को। 65 में करें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश और हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला मुख्य कारण। तो तुर्की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश को नाम बदल दिया गया है। फिर दूसरा है आपका कि सूडान जनजातीय संघर्ष, बिल्कुल सही है। और जिम्बाब्वे उच्च मुद्रास्फीति, ये भी सही है। और कंबोडिया, चीन द्वारा यहाँ विदेशी चौकी का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे 66 में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक सभी मुद्राओं के मूल्य को स्वर्ण के आधार पर आकलित किया जाता था। फिर दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1975 तक भारतीय रुपये के मूल्य को पाउंड स्टर्लिंग के आधार पर आकलित किया जाता था। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 67 में कह रहा है कि भारत में लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ये बैंक कंपनी अधिनियम 1913 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बैंक जमा स्वीकार करते हैं और सेवा से वंचित एवं अल्प सेवा प्राप्त वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं, ये भी सही है। फिर दूसरा है कि वाणिज्यिक बैंकों की तरह इन बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता दोनों बनाए रखना होता है। देखिए अगर आप डिमांड डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास, तो यह दोनों चीज़ों को रखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। 58 में कह रहा है कि भारत में क्रिप्टो परिसंपत्ति के वर्तमान विनिमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ऐसी परिसंपत्तियों का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत संरक्षित हैं, यह गलत कथन है। और फिर लिखा है कि इन परिसंपत्तियों को प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 के तहत प्रतिभूतियों के रूप में परिभाषित किया गया, ये भी गलत। इन परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 19 के तहत सारे गलत हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। बेहतरीन क्वेश्चन, और वह है आपका विश्व आर्थिक मंच पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है और 180 देश इसकी होती है। 180 देशों को इसमें मतलब शामिल किया गया है इस बार। और इस बार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को अंतिम रैंक प्रदान हुई है, तो इसके लिए सरकार ने आपत्ति जताई है। चलिए 70 में कह रहा है कि समस्त मौद्रिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि M3 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। M3 जो होती है वो ब्रॉड मनी होती है। M1 मुद्रा की तरल माप सबसे कम, जबकि M4 तरल माप सबसे अधिक, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे 71 में कह रहा है कि कोर मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा के मूल्य में परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा है कि जब कोर मुद्रा में वृद्धि होती है तब भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए अपनी प्रमुख नीतिगत दरों को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल कथन सही, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर आंसर इसका। नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन करके हाल ही में कृषि मंत्रालय ने पशुओं की एंकोवैक्स नामक भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन को जारी किया। इस संदर्भ में एकोवैक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह सार्स
SARS-CoV-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से पशुओं की रक्षा करता है। फिर दूसरा कि यह केवल मवेशियों और कुत्तों के लिए है। फिर तीसरे में कह रहा है कि यह एक निष्क्रिय टीका है जिसे डेल्टा वेरिएंट के एक संक्रामक हिस्से का उपयोग करके विकसित किया गया है। तो देखिए 72 का हो जाएगा पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 73 में कह रहा है कि मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FAT के संदर्भ में नकारात्मक सूची में शामिल है। तो यहाँ पर शामिल है जिन वस्तुओं पर कोई रियायत नहीं दी जाती उनको नकारात्मक सूची में डाला जाता है। 74 नंबर कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पाद विपणन समितियां यानी APMCs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ये राज्य सरकारों द्वारा गठित वैधानिक समितियां हैं। फिर दूसरा ये समितियां अधिसूचित कृषि उत्पादों के साथ साथ पशुधन उत्पादों के व्यापार का पर्यवेक्षण करती हैं। फिर तीसरा है कि ये समितियां किसानों और खरीदारों के बीच होने वाले व्यापार में किसी भी प्रकार के बिचौलिए या कमीशनिंग एजेंटों के हस्तक्षेप पर रोक लगाती हैं। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे और 75 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रिकॉर्डियन समतुल्यता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। तो यह संबंधित होता है आपका कराधान और ऋण व्यय वित्त पोषण के समतुल्य के साधन के रूप में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। 76 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश के अल्पकालिक बाह्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो कॉरपोरेट, पहला कह रहा है कि कॉरपोरेट प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश। फिर दूसरा है विदेशी केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल में निवेश। फिर तीसरा निर्यात साख और बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ। तो 76 का हो जाएगा सी, केवल पहला और दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे 77 में कह रहा है कि संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि वह भक्ति आंदोलन की निर्गुण परंपरा से संबंधित थे, पहला कथन सही। फिर उन्होंने वेदों और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों की अलौकिक सत्ता को अस्वीकार किया था, यह भी सही है। फिर उन्होंने पद और शब्द के रूप में जानी जाने वाली रचनाएं रची। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे बोल रहे हैं कि ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखेंगे 79 में लिखा है स्टॉकहोम +50 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। फिर दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार स्वीडन द्वारा वर्ष 1968 में प्रस्तावित किया गया था। फिर दूसरा इस सम्मेलन का विषय सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। तो 79 का होगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। 80 में कह रहा है कि निम्न अवसंरचना निवेश न्यास यानी इनविट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ये म्यूचुअल फंड जैसी व्यवस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों से छोटी रकम एकत्रित कर अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को सक्षम बनाती। फिर दूसरा है इनविट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 81 में देखेंगे लिखा है मूल्यह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु में हुई टूट फूट हेतु व्यय की गई वार्षिक लागत है। फिर दूसरा कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के अप्रत्याशित विनाश को मूल्यह्रास नहीं माना जाता। तो 81 का होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्तरीय करों को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल किया। तो विलास कर यानी कि लग्जरी टैक्स, फिर लिखा है बिक्री कर, फिर लिखा है 3 स्टाम्प शुल्क और चौथा है चुंगी शुल्क। तो यहाँ पर हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट देखेंगे 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शारीरिक स्तूप भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बने हैं, बिल्कुल सही बात है। भगवान बुद्ध की चिंता के अवशेष एकत्र करके सम्राट अशोक को दे दिए गए। तो 83 का हम देखेंगे और 83 का होगा ऑप्शन, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 84 में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि यह एक जीवन बीमा योजना है जिसका प्रत्येक वर्ष नवीकरण होता है और यह किसी भी कारण से होने वाली मौत के लिए कवरेज प्रदान करता है। फिर दूसरा है कि 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के बचत बैंक या डाकघर बचत धारक इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं।
फिर तीसरा है कि यह योजना सरकारी ग्रामीण बैंकों के साथ साथ सरकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 84 का सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय पेटेंट कानूनों के तहत निम्नलिखित में से किसे पेटेंट कराया जा सकता है। तो यहाँ पर है सूक्ष्म जीवों का, ऑप्शन डी, यानी कि इनका नहीं कराया जा सकता। परमाणु ऊर्जा से संबंधित किसी आविष्कार का, शल्य चिकित्सा पद्धति का, पादप एवं जंतुओं का। नेक्स्ट देखेंगे 86 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है। तो पहला कथन है कि केंद्रीय बैंक के पास जमा वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निधि। फिर दूसरा है इसमें कि वाणिज्य बैंकों में जनता की जमा राशियों को। फिर लिखा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता को दिए गए ऋणों को। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, तो यहाँ पर दो जहाँ जहाँ है एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 87 में ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला है कि इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। फिर दूसरा है कि यह ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 2 चरणों वाली मिसाइल है। फिर तीसरा है कि यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक के मार्ग में विभिन्न उड़ानों को अपनाते हुए दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 88 में कह रहा है कि फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत में फिशिंग कैट सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में ही पाई जाती हैं। फिर दूसरा है कि यह पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु है। फिर तीसरा है कि यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे और 89 में कह रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी तर्ज पर विकसित करना था। इसके साथ ही इसका लक्ष्य भारत को औद्योगिकरण की ओर ले जाना। इस योजना में मुख्यतः PC महालनोबिस थे। तो यह कथन किसके बारे में है यह परिच्छेद? तो यह है आपका ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कह रहा है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे 90 में कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह लिखा है कि इस समिति का गठन मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के उत्तरदायित्व के साथ किया गया था। फिर दूसरा है कि इसकी बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर यही कथन गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर के द्वारा की जाती है। फिर लिखा है कि इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 3 कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की। निम्नलिखित में से कौन से 12 क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल हैं? तो पहला है कि पर्यटन और आतिथ्य। फिर लिखा है परिवहन, रसद, लॉजिस्टिक, पर्यावरण सेवाएं और जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, चौथा कथन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 92 में लिखा है कि यह इराक की राजधानी बगदाद से दक्षिण स्थित जैव विविधता युक्त आर्द्रभूमि है जो मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गई है। यह चूना पत्थर की चट्टान पर स्थित है एवं जिप्सम संरचनाओं से युक्त है। साथ ही इसमें कोई प्रवेश द्वार या निकास द्वार नहीं। यह संबंधित सबसे संभावित विवरण है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सावा झील। और आप जब इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो आप देखिएगा अपने एटलस में कि सावा झील कहाँ पे है, कौन सी रेखा यहाँ से पास हो रही है, आसपास की नेबरिंग कंट्री कौन सी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 92 में देखेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहा 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो वह विकसित किया गया है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 94 में लिखा है मधुमेह के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि टाइप 1 मधुमेह में शरीर को इंसुलिन उत्पादन या तो कम हो जाता है या कोशिकाएं इंसुलिन के लिए प्रतिरोधी बन जाती हैं। फिर दूसरा है कि टाइप 2 मधुमेह में अग्नाशय पूरी तरह से इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देते हैं। फिर तीसरा है कि मधुमेह कीटोएडिनोसिस में मानव शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता और इसके लिए शरीर वसा को तोड़ना शुरू कर देता है।
फिर चौथा है कि यदि टाइप 2 मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति इंसुलिन लेना बंद कर दे तो कुछ हफ्तों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 95 में हम देखेंगे, माफ़ कीजिएगा 94 में, तो 94 का होगा केवल ऑप्शन सी सही है, यानी कि तीसरा कथन सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। 95 में लिखा है कि व्यक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम की गणना के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय आय में से घटाना आवश्यक है। तो अवितरित लाभ, फिर दूसरा परिवारों द्वारा अदा किया गया निवल भुगतान, फिर निगम कर, फिर सरकारों और फर्मों में परिवारों को की गई अंतरण अदायगी। तो देखिए 95 का होगा बी, 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। चलिए 96 में देखेंगे। 96 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन में पूंजी खाते में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन है अंतर सरकारी ऋण, निजी प्रेषण, विदेशों से प्राप्त उपहार और विदेशी संस्थागत निवेश। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और 4, सरकारी ऋण और विदेशी संस्थागत निवेश। नेक्स्ट देखेंगे 97 में लिखा है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि चालू खाता अधिशेष वाला देश अनिवार्यतः अन्य देशों से ऋण लेता है। फिर दूसरा, चालू खाता अधिशेष अनिवार्य रूप से यह दर्शाता है कि किस देश के पास व्यापार संतुलन अधिशेष है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 98 में लिखा है कि बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो स्प्रेड शब्द जो है वह यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। यह एक बैंक में उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं की ब्याज दरों के बीच का अंतर है। चलिए 99 देखेंगे। साधन लागत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो लिखा है कि साधन लागत में केवल उत्पादन के कारकों का भुगतान शामिल होता है। फिर 99 दूसरा कह रहा है कि साधन लागत में कोई कर शामिल नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी होगा, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। 100 में कह रहा है कि वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन संकट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदमों में शामिल नहीं है या नहीं था। तो देखिए 100 का हो जाएगा बी, विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यांकन, ऊपर की ओर समायोजन। तो ये थे मित्रों आपके विजन IAS का 7वां अर्थव्यवस्था से संबंधित टेस्ट। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।